मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। इसके अंदर लाइन्स एंड एंगल को समझने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ मेरे बच्चे। जो तुम्हारा 5th चैप्टर था ना, 5th चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री, वो तुम्हारा सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया है ये कोरोना की वजह से। अब हमारे को 5th चैप्टर को अवॉइड कर देना है। बाद में अगर टाइम होगा तो मैं जरूर करवाऊंगा उस सिलेबस में तुम्हारे को। लेकिन अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, जो पहले हमारे लिए नेसेसरी है। हम उन चीज़ों को करेंगे, उसके बाद में देखेंगे हम अदर चैप्टर्स को। सबसे पहला जो हमारे पास चैप्टर का नेम है, उसी से हमारे को कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे बच्चे। लाइंस मतलब प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, लाइन का प्लूरल फॉर्म दे रखा है लाइंस, जिसमें बहुत सारी लाइंस होंगी, मेनी लाइंस। एंड एंगल्स, जिसमें बहुत सारे एंगल होंगे। अब बात आती है मेरे बच्चे सबसे पहले कि हमें ये तो पता नहीं है कि लाइन चीज क्या होती है, एंगल चीज क्या होती है, किन चीजों से मिल के बनता है। जिस तरह से एक मकान बनाने के लिए, एक बिल्डिंग तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, उसी तरह से अगर हम देखें एक एंगल को और एक लाइन को बनाने के लिए भी कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। चलो इंट्रोडक्शन में समझते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले लाइन को समझेंगे डिटेल से। बिल्कुल मैं टॉपिक को जीरो से उठाऊंगा और डीप तक लेके चलूंगा। ध्यान से सुनते जाना मेरे बच्चे। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, 5th 6th क्लास की चीजें बताने जा रहा हूँ मैं। 6th क्लास से चैप्टर को उठाऊंगा, फिर 7th का, फिर 8th का, फिर 9th का बताऊंगा। चलो मेरे बच्चे देखते हैं हम लाइन्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम समझते हैं कि लाइन क्या चीज होती है। व्हाट इज लाइन? लाइन क्या होती है? इन लाइन को समझने से पहले ना हमें डायमेंशंस का पता होना चाहिए मेरे बच्चे। किस चीज का? डायमेंशन का। अगर हमें डायमेंशन के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम लाइन को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है। लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, थिकनेस है, विड्थ है, ये सारी की सारी चीजें क्या है मेरे बच्चे? डायमेंशन है। जिस तरह से स्केल के ऊपर होता है मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी की सारी चीजें क्या है मेरे बच्चे? ये डायमेंशन है। अब एक जो कपड़ा निकालने के लिए होता है, मीटर होता है, वो क्या होता है? डायमेंशन है। कोई चीज सेंटीमीटर में होती है, कोई मीटर में, कोई किलोमीटर में। तो ये सारी की सारी चीजें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सारी की सारी चीजें क्या है मेरे बच्चे? डायमेंशन है। अब हम बात करते हैं क्या कोई ऐसी चीज है जो जीरो डायमेंशन है, जीरो डायमेंशनल है? हाँ बिल्कुल है। एक ही चीज ऐसी है जो जीरो डायमेंशनल है। तुम 7th 8th क्लास में करके भी आए हुए। जीरो डायमेंशनल फिगर सिर्फ एक ही है, वो है पॉइंट। कौन है मेरे बच्चे? पॉइंट। ये शार्प पेंसिल है, मैंने इस पेंसिल को यहाँ रख दिया और मैंने जो ये पॉइंट बना दिया मेरे बच्चे, ये तुम्हारे को थोड़ा सा शो भी हो रहा होगा। यहाँ पे ये मैंने पॉइंट बनाया है, इसकी इसी पॉइंट को हम बोलेंगे जीरो डायमेंशनल। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे इस पॉइंट को हम यू बना देंगे, नहीं ऐसा नहीं, इसको हम जीरो डायमेंशनल नहीं बोलेंगे। ये जीरो डायमेंशनल नहीं है। हम शार्प पेंसिल करके और उसको अगर हम रखेंगे नोटबुक पे तो हमारे को जीरो डायमेंशनल फिगर देगी, दैट इज कॉल्ड पॉइंट। ये क्या है? पॉइंट। अब बात आती है सर ये जीरो डायमेंशनल क्यों है। अब सबसे पहले समझने की बात ये मेरे बच्चे कि डायमेंशन का मतलब हमने क्या देखा? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, विड्थ, ये सारी की सारी चीजें थी। क्या इस पॉइंट की कोई लेंथ है? नहीं है। ब्रेथ नहीं है, थिकनेस नहीं है। क्या हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं स्केल के साथ या किसी भी छोटे से छोटे मेजरमेंट के साथ? नहीं कर सकते ना। जिस तरह से डायमेंशन एक मेजरमेंट का जरिया है, मेजरमेंट करने के लिए डायमेंशन का यूज किया जाता है, एक जरिया है मेरे बच्चे, उसी तरह से इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। पॉइंट के अंदर न ही लेंथ होती, न ही हाइट होती है, न ही ब्रेथ होती है, न ही थिकनेस होती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई कुछ भी नहीं होता। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं जीरो डायमेंशनल फिगर। चलो मेरे बच्चे सेकंड देखते हैं, वन डायमेंशनल फिगर। जो हमारा वन डायमेंशनल फिगर है, इसमें हमारे तीन फिगर आते हैं मेरे बच्चे। तीन फिगर कौन कौन से हैं? इसके अंदर टोटल थ्री फिगर है। थ्री फिगर कौन कौन से हैं हमारे? देखते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहली बात है लाइन सेगमेंट। अब बात आती है कि सर लाइन सेगमेंट कैसे बनता है। ये ना बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं मेरे बच्चे। लाइन सेगमेंट कैसे बनता है? जो हमारा लाइन सेगमेंट बनता है मेरे बच्चे, लाइन सेगमेंट, वो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ भी एक पॉइंट लिया, जीरो डायमेंशनल फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट की बात कर रहा हूँ। पॉइंट लिया, यहाँ पे यूं रखता रखता मैं पॉइंट्स को, और बहुत सारे पॉइंट्स को जब मैं मिला दूं, बहुत सारे पॉइंट्स को जब मैं मिला दूं, ये स्ट्रेट होगा मेरे बच्चे, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी।
जब मैं बहुत सारे पॉइंट्स को मिला दूं तो वो एक लाइन सेगमेंट कहलाता है। एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, मैंने इसको नाम दे दिया पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए बी इज द लाइन सेगमेंट। जब बहुत सारे जीरो डायमेंशनल फिगर को मिला दिया जाता है ना मेरे बच्चे, वो इकट्ठे होके उनकी कुछ ना कुछ लेंथ बन जाती है। धीरे धीरे उनकी क्या बन गई, लेंथ बन गई। वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल यूं मिलते 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 चलेंगे, तो उनकी क्या बन जाएगी, जीरो डायमेंशनल फिगर की एक लेंथ बन जाएगी, जिसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है, वन डायमेंशनल फिगर है। क्यों है, क्योंकि सिर्फ इसमें लेंथ है, इसकी कोई ब्रेथ हाइट थिकनेस कुछ नहीं होता, इसकी सिर्फ लंबाई है, इसमें ब्रेथ तो है ही नहीं। हम इसके मेजरमेंट तो कर ही नहीं सकते, इसकी जो ब्रेथ है हम इसको ऐसे थोड़ा नहीं, ऐसे तो हम इसको मेजरमेंट कर लेंगे ये कितने सेंटीमीटर की है, क्या हम ऐसे मेजरमेंट कर सकते हैं इसका ये कितने सेंटीमीटर की चौड़ी है, नहीं है ना मेरे बच्चे। हम इसको नेग्लिजिबल लेके चलते हैं मैथ के अंदर। हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो पेंसिल है, मैं तो ये पेन से बता रहा हूँ तुम्हें क्योंकि तुम्हें वीडियो में साफ दिखाई दे जाए, हम मान के चलते कि पेंसिल हमारी जो है वो बहुत शार्प है। नेक्स्ट जो है लाइन सेगमेंट के बाद सेकंड जो है वो है मेरे बच्चे लाइन। अब बात करते हैं हम लाइन की। इसमें ना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, दो पॉइंट होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं लाइन की, जो लाइन सेगमेंट होता है मेरे बच्चे उसी से बनती है हमारी लाइन। अब देखो मैंने ये एक लाइन सेगमेंट लिया, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट था, मैंने ऊपर वाला जो का त्यों ले लिया जो बी पॉइंट था, ए और बी दो पॉइंट थे। इसके अंदर लाइन सेगमेंट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे लाइन की, इसके अंदर जो हमने लाइन सेगमेंट लिया, अगर मैं इसको दोनों साइड प्रोड्यूस कर दूं इनफाइनाइट टाइम तक, अगर मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ दोनों साइड आगे बढ़ा देता हूँ इनफाइनाइट टाइम तक, ये तुम स्केल रख के कर सकते हो मेरे बच्चे, मैं रफली बता रहा हूँ तुम्हारे को, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा हो कहीं पे। अब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है मेरे बच्चे कि जो ये ए बी क्या था, यहाँ पे जो ये ए और बी था ये लाइन सेगमेंट था, बट अब ये क्या बन गई, लाइन बन गई। क्या डिफरेंस है लाइन में और लाइन सेगमेंट में, लाइन में लाइन सेगमेंट में एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होता है मेरे बच्चे, बट लाइन में कोई स्टार्टिंग और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। अब यहाँ से समझने की बात यह है कि एक लाइन के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की नीड होती है, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की नीड होती है, मिनिमम 2 पॉइंट की नीड होती है मेरे बच्चे। अगर हमारे पास 2 पॉइंट नहीं होंगे तो हम एक लाइन को ही ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से एक लाइन सेगमेंट को दोनों साइड प्रोड्यूस करके हम बनाते हैं, हमारे को मिनिमम 2 पॉइंट की नीड होती है। जब तक हमारे पास 2 पॉइंट नहीं होंगे तो हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब कुछ बच्चों के मन में चल रहा होगा सर एक पॉइंट है, इससे इधर भी कर दो, इससे इधर भी कर दो, ये लाइन नहीं है मेरे बच्चे। अब मैं लाइन की जब नेक्स्ट करवाऊंगा, नेक्स्ट जो थर्ड है वो फिगर करवाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा कि ये क्यों नहीं है। अब एक बार देखो, नेक्स्ट है लाइन के बाद रे। रे को अगर हम देखेंगे तो रे में हमें क्या चीज मिलेगी मेरे बच्चे, अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से मैंने इस तरह से एक लाइन लगाई और इधर लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। लाइन के दोनों तरफ ये सिंबल होते हैं मेरे बच्चे, क्यों, क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम तक चलती जाती है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, और रे में क्या होता है, वन साइड होता है। देखो एक फिगर तो ऐसा है जिसमें कि दोनों साइड नहीं है, क्या, एरो का सिंबल। एक फिगर ऐसा है जिसमें एक साइड है, एक फिगर ऐसा है जिसमें दोनों साइड है। अब समझो रे क्या होती है मेरे बच्चे, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होके और इनफाइनाइट टाइम तक चलती जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, हम घर पे डेली रूटीन में यूज करते हैं, अब कुछ बच्चों को रे अगर याद नहीं रहे तो मैं डेली रूटीन में जो हम यूज करते हैं ना जो चीज, उस चीज को बता रहा हूँ मेरे बच्चे। ये हमारे पास एक टॉर्च है, क्या है मेरे बच्चे, ये हमारे पास एक टॉर्च। जब ये हम इसको ऑन करेंगे तो ये लाइट देगी, अगर ये लाइट देगी तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है मेरे बच्चे, ये रे का काम कर रही है। क्योंकि हम तुम फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ते भी होगे कि लाइट कभी भी रुकती नहीं है, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलती जाती है। अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो इस लाइट के क्या नाम है, टॉर्च के अंदर एक यहाँ पे क्या है, लाइट लगी हुई है, बल्ब लगा हुआ है, वो क्या होगा, ऑन होगा। ऑन होते ही हमें पता चल गया इन सभी की सभी रे का
क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, बट उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलती जाती है मेरे बच्चे, ये रुकने का नाम नहीं लेती। हमें दिखना बंद हो जाता है कि लाइट आगे भी जा रही है, बट लाइट तो जाती रहती है, वो रिफ्लेक्ट होती रहती है एक चीज के साथ टकरा के, कहीं उधर रिफ्लेक्ट हो गई, बट वो कंटिन्यू चलती जाती है रिफ्लेक्ट होती हुई। अब हमारे को यहाँ से जो मैंने ये एग्जांपल बताया था, हमें ये पता चल गया कि ये मिनिमम 1 पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, एंडिंग पॉइंट नहीं होता इसमें, कोई भी स्टार्टिंग और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता इसमें, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होता है। अब तीनों को ध्यान से समझते हैं मेरे बच्चे। मैंने ये एग्जांपल बताया था कि लाइन एक सिंगल पॉइंट से ड्रॉ क्यों नहीं की जा सकती, मिनिमम 2 पॉइंट की नीड क्यों होती है हमें। अब अगर मैंने ये एक पॉइंट लिया था और मैंने इधर ये बना दिया, तो ये तो रे का काम कर रही है, और मैंने ये इधर बना दिया, ये रे का काम कर रही है। हम इसको लाइन नहीं बोल सकते मेरे बच्चे, ये दोनों की दोनों रे हैं। अब हम ये तो नहीं बोल सकते, अगर हम दो रे से एक लाइन बना सकते हैं तो फिर तो ये भी एक लाइन कहेंगे हम, ये बट ये तो लाइन तो नहीं है, हम इसको भी तो लाइन बोल सकते हैं, हम इसको भी तो लाइन बोल सकते हैं मेरे बच्चे। ये मैंने एक रे ली और मैंने ये एक रे ली, मैं इसको भी लाइन बोल दूंगा इसके हिसाब से तो, बट लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट। कभी भी डेफिनेशन में ये मत बोलना मेरे बच्चे के लाइन, अगर तुम्हारे से ये पूछा जाता ना, मैक्सिमम बच्चे ये बोलते हैं व्हाट इज लाइन, तो तुम बोलते हो लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट। अरे वो स्ट्रेट होती है, वो उसकी कैरेक्टर स्पीच है, वो उसकी विशेषता है, वो उसकी डेफिनेशन नहीं है मेरे बच्चे। डेफिनेशन और कैरेक्टर स्पीच बोथ आर डिफरेंट, वो अलग अलग चीजें हैं। लाइन के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट चाहिए, और जो इनफाइनाइट टाइम तक चलती जाती है, जो लाइन सेगमेंट से बनती है, ये चीजें बतानी जरूरी है। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है मेरे बच्चे, ये तो रे का काम करेगी, ये तो रे का काम कर रही है इधर, ये दोनों की दोनों रे का काम कर रही है। अब रे से लाइन नहीं बन सकती, तो किससे बनेगी, जब एक लाइन सेगमेंट को हम दोनों साइड प्रोड्यूस कर देते हैं, ये एक लाइन सेगमेंट था, इसको दोनों साइड प्रोड्यूस किया तो हमारे पास लाइन आई। अब हमारे को यहाँ से लाइन सेगमेंट का पता चल गया, लाइन का पता चल गया, और मेरे बच्चे किस चीज का, रे का भी पता चल गया, और ये टॉर्च का एग्जाम्पल तुम अच्छे से याद रख लो। अब हमारे को जो 1 डायमेंशनल फिगर थे और 0 डायमेंशनल फिगर थे, हमने वो बहुत अच्छे से देख लिए। मैं बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूँ मेरे बच्चे, ध्यान से सुनते जाना, अगर किसी बच्चे को एक बार समझ नहीं आता है तो वो दोबारा से देख लेना। अब जो हमारे पास 0 डायमेंशनल फिगर था, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, वो क्या था, एक शार्प पेंसिल लेके अगर हम उसको नोटबुक पे रखेंगे तो वो 0 डायमेंशनल है। एक सिंगल एक ही फिगर होता है, सिर्फ एक चीज होती है जो 0 डायमेंशनल होती है, और वो है पॉइंट, बस। और 1 डायमेंशनल फिगर कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 फिगर की होते हैं। कौन कौन से, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे, ये तीनों की तीनों क्या है मेरे बच्चे, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे, ये तीनों की तीनों क्या है, ये हमारे पास 1 डायमेंशनल फिगर है। चलो मेरे बच्चे नेक्स्ट करते हैं। अब हमने लाइन को तो देख लिया, अब बात आती है कि जो लाइन होती है, हमने अब तक लाइन कैसे बनी, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। एक लाइन सेगमेंट चाहिए, लाइन सेगमेंट के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए। एक रे के लिए क्या चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं चाहिए। एक लाइन के लिए कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं चाहिए। एक लाइन सेगमेंट के लिए एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट चाहिए। तो हमारे को यहाँ से ये तो पता चल गया मेरे बच्चे। अब हम अगर बात करते हैं लाइन की, लाइन को हम डीपली देखेंगे तो उसके अंदर हमारे को क्या मिलता है, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन दो तरह की होती है मेरे बच्चे, 2 टाइप ऑफ लाइन। क्या क्या, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की, तो हमारे को क्या मिलता है मेरे बच्चे, जब भी कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, मैंने एग्जांपल लिया, ये लाइन, दो लाइन है, ये दोनों की दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है आपस में। क्या ये लाइन है मेरे बच्चे, नहीं है, बोथ आर लाइन सेगमेंट। मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। ये क्या है आपस में, लाइन सेगमेंट। हम इनको लाइन नहीं बोल सकते, बिल्कुल भी लाइन नहीं बोल सकते मेरे बच्चे, बट अगर मैं इन दोनों, यहाँ पे इन दोनों लाइन सेगमेंट के यहाँ पे एरो का सिंबल लगा दूं, तो अब मैं बोल सकता हूँ ए बी इज लाइन एंड सी डी इज ऑल्सो ए लाइन, नॉट ए लाइन सेगमेंट, बोथ आर लाइन। और ये इंटरसेक्ट कर रही है मेरे बच्चे किसी ओ पॉइंट के ऊपर। तो अब अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की, कि जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। फिर बात आती है मेरे बच्चे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन की,
जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं वो कौन सी होती हैं? जब कोई भी दो लाइन आपस में क्या हो मेरे बच्चे, ये वाली लाइन और इधर वाली लाइन, ये मैंने स्केल के दोनों तरफ ले ली मेरे बच्चे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों की दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या ये लाइन है? नहीं है, ये तो लाइन सेगमेंट है। अब ये क्या बन गई, लाइन बन गई। अब ये दोनों की दोनों लाइन बन गई। मैंने इसको नाम दे दिया एल, एल डैश, एम, एम डैश, बोथ आर पैरेलल। इसको रिप्रेजेंट करने का हमारा जो तरीका होता है मेरे बच्चे, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल टू एम, एम डैश, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा ही, ये जो बीच का डिस्टेंस है, कहीं तक भी मेजरमेंट करते चले जाओ, इधर मेजरमेंट कर लो, इधर कर लो या इधर कर लो मेरे बच्चे, हमेशा ही क्या रहेगा, सेम रहेगा। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी लाइन होती है, जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और वो लाइन सिर्फ एक ही तरह की लाइन हो सकती है, पैरेलल लाइन। अब हमारे को समझ में आ गया इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी। अब हम देखते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उनको समझेंगे। देखो अब बात आती है मेरे बच्चे जो कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो हमने पॉइंट की बात की थी तभी लाइन सेगमेंट आया था। अब पॉइंट भी दो तरह के होते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट होते हैं? एक होता है कोलिनियर पॉइंट और एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब समझते हैं कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे है मेरे पास ए, ये मैंने तुम्हारे को थोड़ा बड़ा इसलिए बनाया मेरे बच्चे, ये मत सोचना है सर ये 0 डायमेंशनल नहीं रहा कि तुम्हारे को दिखाई दे जाए। एक मैंने पॉइंट लिया इधर, पॉइंट बी, और मैंने एक पॉइंट और लिया इधर, पॉइंट सी। ये तीनों की तीनों पॉइंट को देखते मेरे बच्चे, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ जाए, तीन पॉइंट है मेरे बच्चे, अब मैं एक लाइन ड्रॉ करने की सोचता हूँ। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैंने ये स्केल रखी, ऐसा नहीं है कि एक लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट आए, मैं अब तीन पॉइंट से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन मैंने ड्रॉ की, मैंने स्केल की हेल्प से की मेरे बच्चे, रफली तो नहीं की। तो अब हमारे को ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या मिले, एक लाइन के ऊपर मिले। देन दैट इज कॉल्ड ऑल आर कोलिनियर पॉइंट। पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। जब तीन पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमम की बात यहाँ पे क्या है मेरे बच्चे, मिनिमम 3 पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट होने जरूरी है मेरे बच्चे। इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड इट कोलिनियर पॉइंट, अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 या मोर देन 3, 2 की बात हम नहीं कर रहे मेरे बच्चे, या तो 3, कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, 3 या मोर देन 3 पॉइंट अगर एक सिंगल लाइन के ऊपर आ जाए तो हम उन्हें तीनों के तीनों पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। अगर एक पॉइंट यहाँ भी आ जाता तो हम इन चारों पॉइंट को कोलिनियर बोलते, एक पॉइंट यहाँ आ जाता तो हम इन पांचों के पांचों पॉइंट को कोलिनियर बोलते मेरे बच्चे। अब हम बात करते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की। अगर मैं बात करता हूँ नॉन कोलिनियर की, मेरा एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ए बी और सी। अब मैंने तुम्हारे को क्या बताया था मेरे बच्चे, मिनिमम 3 पॉइंट होने चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, अगर 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे, सेम लाइन पे आते हैं, सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं, देन दे आर कॉल्ड इट कोलिनियर पॉइंट। अदरवाइज नहीं तो वो कौन से होंगे मेरे बच्चे, दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब मैंने यहां से यहाँ पे लाइन लगाई, ये बिल्कुल है क्या? अगर मैं इसको और भी आगे ले जाता हूँ मेरे बच्चे, इधर मैं ले गया, ये एक सिंगल लाइन के ऊपर आ गए दोनों के दोनों पॉइंट। बट हमारी कंडीशन तो क्या है, मिनिमम, मिनिमम 3 पॉइंट की, कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए। 3 से ज्यादा हो सकते हैं, मोर देन 3 हो सकते हैं, बट मिनिमम 3 पॉइंट होने जरूरी है। अब अगर मैं बात करता हूँ ए सी के साथ, क्या ये आपस में ऐसा है, ये और ये, क्या ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे ना मेरे बच्चे। तो हमारे को यहाँ से क्या मिलता है कि जब
3 और मोर देन 3 पॉइंट्स एक सिंगल सेम लाइन पे लाइन ना करें तो हम उन्हें कहते हैं मेरे बच्चे नॉन कॉलिनियर पॉइंट। यहाँ से तुम्हें एक चीज मिल रही है मेरे बच्चे, ध्यान दिया हो तो तुमने, लीनियर, ये LINEAR, लीनियर, को लीनियर। लीनियर का मतलब होता है सिंगल, एक स्ट्रेट। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता था वो कैसा ग्राफ होता था, एक लाइन की तरह होता था। तो ये लीनियर से ये हमारे को क्या मिल रहा है, ये याद रखने में बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और नॉन कॉलिनियर में क्या होगा, जब 3 और मोर देन 3 पॉइंट एक ही सिंगल लाइन पे सेम लाइन पे लाई करें तो वो कॉलिनियर, और अगर नहीं लाई करें तो वो नॉन कॉलिनियर। चलो मेरे बच्चे नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब यहाँ तक जो हमने किया था मेरे बच्चे, वो सारा का सारा हमने किया था लाइन के लिए। अब तक हमने जो समझा है वो लाइन को समझा है। हमने सिर्फ अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जो हमारे चैप्टर का एक वर्ड है लाइंस, उसको समझा है। अब सेकंड है लाइंस एंड एंगल्स, एंगल्स को समझेंगे। एंगल क्या होता है मेरे बच्चे, देखो, व्हेन टू रेज, रे तो समझ गए ना तुम, रे मेरे बच्चे यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एक रे है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रे है। जिस तरह से हम देखते हैं कि लाइन कैसे बनती है, इसी तरह से एंगल के लिए भी कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। वो रॉ मटेरियल क्या क्या होगा, कैसे हम उसको यूज करेंगे, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। व्हेन, जब टू रेज, दो रे ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम सेम पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म्ड, अगर कोई भी दो रे किसी एक सेम पॉइंट से, किसी एक सेम पॉइंट से जा रही है, कोई दो रे एक सेम पॉइंट से निकल रही हैं, सिंगल पॉइंट से, एक सेम पॉइंट से, ये पॉइंट है जो सेम पॉइंट से निकल रही है दो रे, तो हम उन दो रे से बनने वाले जो बीच का डिस्टेंस है उसको बोलेंगे एंगल। इधर वाला भी एंगल है मेरे बच्चे, ये भी एक एंगल है, बट इस एंगल का नाम अलग होगा। ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा टाइप ऑफ एंगल के अंदर। ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। यहाँ पे हमारे को क्या समझ में आता है, समझो, देखो मेरे बच्चे, हमने क्या लिया, सबसे पहले यहाँ से ये ओ पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। जिस तरह से रेक्टेंगल में देखते थे हम वर्टेक्स होते थे, इसी तरह से एंगल में भी एक वर्टेक्स होता है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये एक रे गई, इधर ये एक रे गई, हम इस रे वाली को, इसको बोलते हैं इस एंगल की आर्म, बाजू। इसकी क्या है, ये आर्म, और ये भी क्या है, आर्म। मतलब जिन दो बाजू से मिलके बना है, मतलब क्या, यहाँ पे इस तरह से ये दो आर्म का काम कर रही है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बीच में एक एंगल है। अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, ये बन गया एंगल। कब बना, जब दो रे आपस में एक ही वर्टेक्स से स्टार्ट होके, और आर्म का यूज कर रहे हैं हम इसमें, जब एक ही वर्टेक्स से दो रे निकलती हैं तो वो एक एंगल ड्रॉ करती है मेरे बच्चे। यहाँ पे हमें एंगल भी समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। हमें ये भी पता चल गया कि एंगल किन चीजों से मिलके बना है। उसके लिए एक पॉइंट की भी जरूरत होती है, वर्टेक्स की जरूरत होती है, टू रे की जरूरत होती है, तब जाके एक एंगल हम बना सकते हैं। क्या तुमने कभी ऐसा देखा मेरे बच्चे कि तुम्हें एंगल कुछ इस तरह का मिला हो, कभी भी देखा है तुमने ऐसा, कभी भी ऐसा देखा, नहीं देखा ना, क्यों, क्या कभी तुमने ऐसा देखा है, ये एंगल है, नहीं है ना, क्यों, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड लाइन। ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ये दोनों के दोनों, ये वाला और ये वाला लाइन सेगमेंट है, ये दोनों की दोनों लाइन है। बट एंगल तो रे से बनता है, किससे बनता है मेरे भाई, रे से बनता है, ना कि लाइन या लाइन सेगमेंट से बनता है। ये एंगल कहलाएगा, ये कभी भी एंगल नहीं होता, ये कभी भी एंगल नहीं होता। हाँ, अब ये एंगल बोल सकते हैं। समझ में आ गया मेरे बच्चे। तो एंगल के लिए हमें क्या चाहिए, एक वर्टेक्स चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट से जब दो रे एक साथ स्टार्ट होती हैं तो हम उन दोनों की दोनों रे के साथ जो बनने वाला एंगल है उसी के लिए हम बात कर रहे थे। चलो मेरे बच्चे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब मेरे बच्चे हमने एंगल को देखा कि एंगल के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एंगल है क्या, उसके लिए किस रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। अब उसके साथ ही हम समझेंगे कि टाइप ऑफ एंगल, कि एंगल कितने तरह के होते हैं, टाइप्स क्या क्या होती हैं एंगल की। सबसे पहली बात, जो एक्यूट एंगल होता है, टाइप ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं हम, एक्यूट एंगल होते हैं। वो कौन से एंगल होते हैं, जो एंगल
ग्रेटर देन 0 डिग्री। 0 डिग्री का तो कोई एंगल होगा ही नहीं मेरे बच्चे, पॉइंट 0 डिग्री है। ग्रेटर देन 0 डिग्री, मैं यहाँ पे एंगल लिख रहा हूं। एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा, और क्या होगा मेरे बच्चे, लेस देन 90 डिग्री। लेस देन के लिए इधर वाला सिंबल, बाय मिस्टेक मैंने उल्टा सिंबल लगा दिया था। ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। तो हमारे को समझ में आ गया एक्यूट एंगल। ये चीजें तुम पहले कर चुके हो, बट मैं तुम्हारी रिवाइज करवा रहा हूँ तुम्हें, और भी इनके बारे में कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता चलूंगा मेरे बच्चे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो तुमने सुनी भी नहीं होंगी। राइट एंगल, राइट एंगल के बारे में, एक्यूट एंगल क्या, अगर मैं इसका रफली स्केच बनाऊं तो एक्यूट एंगल कुछ इस शेप का होता है। क्यों 30 डिग्री का एंगल बना दिया मान लो ये मैंने, ये एक्यूट एंगल है, इसको नाम दे दिया ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इज ए एक्यूट एंगल। अगर मैं बात करता हूँ राइट एंगल की, तो वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री एंगल की हम बात करेंगे तो मेरे बच्चे हमारे को क्या मिलेगा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, हाइट का काम करेगा। तो वो तो क्या होना चाहिए हमारे पास, बिल्कुल ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। हम इस एंगल को बोलेंगे, ये है ए ओ बी। ये एंगल क्या है मेरे बच्चे, 90 डिग्री का एंगल। अब हम बात करते हैं थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल किस तरह का होता है मेरे बच्चे, हमारे पास मैंने ये एक लाइन सेगमेंट लिया, या रेली, रेली मेरे बच्चे लाइन सेगमेंट से नहीं बनता कभी भी। ये मैंने दो रेली इस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही हैं, ये एंगल है 120 डिग्री का। ये एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। इसका मतलब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है मेरे बच्चे, हमें पता चलता है कि जब कोई एंगल 90 डिग्री से तो ग्रेटर देन हो, एंगल कैसा हो, 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो और 180 डिग्री से लेस देन हो, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। अब बात करते हैं हम स्ट्रेट एंगल की। अगर हम स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं तो वो होता है 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल कैसा होगा, स्ट्रेट एंगल के लिए हमें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही लगानी है। यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये क्या है मेरे बच्चे, स्ट्रेट एंगल है। मैंने इसको ए ओ बी नाम दे दिया, इधर भी मैंने ए ओ बी नाम दे दिया। ये जो एंगल है मेरे बच्चे वो क्या है, 180 डिग्री। इधर भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, ये 180 डिग्री जो होगा, हम सिर्फ ऊपर वाले को लेंगे या नीचे वाले को लेंगे, दोनों को कंप्लीट को साथ नहीं लेंगे। फिर बात आती है रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, देखो मेरे बच्चे, मैंने एक एंगल लिया, जरूरी नहीं है वो कितने डिग्री का एंगल होगा। मैंने एक एंगल बनाया 2 रे की हेल्प से, यहाँ से ये एंगल ले लिया मैंने 60 डिग्री। मेरा जो ये वाला एंगल रह गया, इधर वाला ये वाला जो एंगल रह गया वो कितना रह गया मेरे बच्चे, 300 डिग्री। अब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। इस एंगल का मतलब मैंने इसको नाम दिया ए ओ बी। एंगल ए ओ बी का रिफ्लेक्स एंगल कौन होगा, अब ये सोचो एक बार तुम वीडियो को पॉज कर। वो एंगल होता है मेरे बच्चे, हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, वो एंगल होगा, एक मिनट मैं पेन का यूज कर लेता हूँ। वो एंगल होगा ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। ये एंगल, इस एंगल का ए ओ बी का रिफ्लेक्स एंगल ये वाला एंगल है मेरे बच्चे, 300 वाला, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल है। अब बात आती है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होगा, हमने ये क्या लिया यहाँ पे, कंप्लीट एंगल होगा 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल तो क्या होगा, एक सर्कल होगा, सर्कल की टाइप में तो होगा। तो हमने क्या किया मेरे बच्चे, यहाँ पे ये जो हमारा हो गया, ये 360 डिग्री, ये हमारा कंप्लीट एंगल हो गया, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। समझ में आ गया मेरे बच्चे। अब जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं, इसके अंदर जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल करने वाले हैं उसको ध्यान से समझ लेना मेरे बच्चे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, और मैं बार बार इसका यूज भी करूंगा। ये है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है और एडजेसेंट एंगल के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें सारी की सारी हम देखेंगे। देखो मेरे बच्चे, एडजेसेंट एंगल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको टिक भी कर रखा है यहाँ पे कि वेरी इंपॉर्टेंट है।
अब एडजेसेंट एंगल के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली चीज वन कॉमन वर्टेक्स। अब तुम वर्टेक्स तो समझ गए, इस एंगल में ये वर्टेक्स है, इस एंगल में ये वर्टेक्स है, इस एंगल में ये वर्टेक्स है, ऊपर वाले एंगल में ये वर्टेक्स है, उससे ऊपर वाले में वो वर्टेक्स है। वन कॉमन वर्टेक्स के दो एंगल एडजेसेंट एंगल तब होंगे जब उन दोनों के दोनों एंगल्स के अंदर एक कॉमन वर्टेक्स होगा। ठीक है, हम समझ गए। सेकंड थिंग क्या होना चाहिए, वन कॉमन आर्म। उन दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। अब अगर हम आर्म की बात करते हैं तो ये क्या है, आर्म। इधर से लेके ये आर्म है, ये आर्म है, ये भी आर्म है, ये भी आर्म है। और इधर अगर हम बात करते हैं ये भी आर्म है, ये भी आर्म है। ये सारी की सारी क्या है मेरे बच्चे, आर्म। उसके अंदर क्या होनी चाहिए, वन कॉमन आर्म होनी चाहिए। वन कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन आर्म, डोंट ओवरलैपिंग ईच अदर। थर्ड जो है वो है मेरे बच्चे डोंट ओवरलैपिंग। ओवरलैप नहीं करने चाहिए ईच अदर, आपस में। अब समझ में नहीं आया सर कि आपने क्या क्या चीजें बता दी, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। देखो मैं फिगर की हेल्प से समझाऊंगा तुम्हें। ये हमारे पास फिगर है मेरे बच्चे, इस फिगर से समझो। देखो अगर हम बात करते हैं इस एंगल की, एंगल ए ओ बी वाई है। अगर मैं बात करता हूँ एंगल बी ओ सी की तो एंगल एक्स है। अगर मैं बात करता हूँ एंगल ए ओ सी की तो वो जेड है। अब समझो यहाँ पे ध्यान से मेरे बच्चे, हमारे को यहाँ से मिलता है, तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है देखने में। अब देखो, अब शायद साफ दिखाई दे रहा होगा मेरे बच्चे। अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है, देखो एक तो एंगल था ए ओ बी, दूसरा एंगल था बी ओ सी। ये दो एंगल है, एंगल वाई तो था ए ओ बी और एंगल बी ओ सी था एक्स। हम एंगल जेड की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ये बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें। अब देखो मेरे बच्चे, एंगल ए ओ बी एंगल बी ओ सी का एडजेसेंट एंगल है, डेफिनेटली है, बिल्कुल 100% है। क्यों है, देखो तीन करेक्टर्स की थी, तीन चीजें थी, उन तीनों को हम इसमें मैच करके देखेंगे। अगर वो मैच हो रही हैं तो हम बोलेंगे वो क्या है, एडजेसेंट एंगल है ये दोनों आपस में। मैं एंगल जेड की बात नहीं कर रहा मेरे बच्चे अभी, ये तो मैंने बाद में प्रॉपर्टी बतानी है उसके लिए लिखा है। एंगल एक्स और एंगल वाई की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। वन कॉमन वर्टेक्स, एंगल एक्स के लिए और एंगल वाई के लिए, दोनों के लिए वन कॉमन वर्टेक्स ये रहा। ये वन कॉमन वर्टेक्स, दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स है। वन कॉमन आर्म, इन दोनों के बीच की अगर इस आर्म को हटा दूं, क्या ये वाला एंगल वाई एंगल बन जाएगा, क्या ये एक्स वाला एंगल बन जाएगा, नहीं, ये तो कंप्लीट जेड एंगल बन जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये तो एक्स और वाई एंगल तो रहेंगे ही नहीं, ये तो क्या बन जाएगा, एंगल जेड बन जाएगा कंप्लीट। वन कॉमन आर्म भी है, दोनों एक ही आर्म से मिलके बने हैं। डोंट ओवरलैपिंग ईच अदर, आपस में ओवरलैप भी नहीं कर रहे, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है। अब यहाँ पे भी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे जो मैंने थ्री सिचुएशन ली है अलग अलग, इनसे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा मेरे बच्चे। देखो अब हम इसको देखते हैं, ये तो डेफिनेटली है कि ये आपस में एडजेसेंट एंगल हैं, तो हम इसको बोलेंगे एंगल एक्स एंड एंगल वाई बोथ आर एडजेसेंट एंगल। ये आपस में दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल। और ये एक प्रॉपर्टी होती है मेरे बच्चे, इस प्रॉपर्टी में ये बोला जाता है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू जेड। ये तो हमें पता ही है कि इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्लस करेंगे तो कंप्लीट एंगल ही तो बनेगा मेरे बच्चे। चलो अब हम इसके अंदर देखते हैं, ये तो हमारे पास है। अब हम इसको चेक करते हैं ये है या नहीं है, अगर नहीं होगा तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। सबसे पहली कंडीशन, वन कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स है, ये रहा कॉमन वर्टेक्स, नो प्रॉब्लम, ये रहा हमारे पास कॉमन वर्टेक्स। तो नेक्स्ट है वन कॉमन आर्म। कॉमन आर्म, एंगल एक्स की और एंगल वाई की कॉमन आर्म तो नहीं है। अगर मैं इस आर्म को हटा दूं तो ये तो एंगल एक्स तो तब भी बनेगा, कहाँ बनेगा, इधर बन जाएगा, यू बन जाएगा, इधर बन जाएगा। अगर ये नहीं होती, इन दोनों की वन कॉमन आर्म तो नहीं है, कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, क्योंकि ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है, ये तो अलग अलग एंगल हो गए। तो इनकी तो कॉमन आर्म तो नहीं है। अगर मैं लेता हूँ एंगल जेड, इसको ये यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर मैं एंगल जेड लेता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि वाई और जेड आपस में एडजेसेंट हैं और वाई जेड और एक्स आपस में एडजेसेंट है। बट अब तो मैं ये नहीं बोल सकता एक्स और वाई आपस में एडजेसेंट है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों के अंदर वन कॉमन आर्म वाली कंडीशन क्या सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम उसको एडजेसेंट एंगल नहीं बोल सकते। नेक्स्ट जो है मेरे बच्चे, इसमें वन कॉमन वर्टेक्स,
इनका तो कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है, दोनों के दोनों एंगल का, इसका वर्टेक्स अलग है, इसका वर्टेक्स अलग है, तो ये भी सिचुएशन फेल हो गई। नहीं तो ये है और नहीं ये है। अब हम इसको चेक करते हैं। एंगल एक्स ये है, एंगल वाई ये रेड वाला है। अब इसमें क्या है, वन कॉमन वर्टेक्स ये रहा कॉमन वर्टेक्स। वन कॉमन आर्म, ये वन कॉमन आर्म भी है। डोंट ओवरलैपिंग ईच अदर, बट ये तो ओवरलैप कर रही है, क्योंकि ये वाई एंगल यहीं तक नहीं है। अगर यहीं तक होता तो हम बोलते ये अलग था और ये अलग था, बट ये तो वाई एंगल एक्स को भी फॉलो कर रहा है। अब मान लो ये है एंगल 80 डिग्री, एंगल वाई 80 डिग्री है और एंगल एक्स क्या है 30 डिग्री। तो हम ये थोड़ा बोल देंगे मेरे बच्चे 30 डिग्री ये भी तो काउंट हुआ ना। अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये कितना होगा, 50 डिग्री होगा। बट यहाँ पे एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों में ओवरलैप कर रहा है, तो हमारे को यहाँ से क्या पता चला, ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल की कंडीशन हमने समझ ली। ये प्रॉपर्टी को याद रखना मेरे बच्चे, एक्स प्लस वाई के इन दोनों एंगल का सम इस कंप्लीट एंगल के इक्वल ही होगा। ये सिंपल सी बात है मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं।